नमस्ते और स्वागत है आपका क्वेश्चनिंग माइंड के एक और एपिसोड पे। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका और आज मेरे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ है हरिंदर सिंह, जो कि ट्विटर पर काफ़ी फेमस है अपने डेटा हैवी ट्वीट्स को लेकर, जो काफ़ी बार मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सबके अपग्रेड्स और सारे अपडेट्स वही देते रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से सोर्स करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो उनकी थ्रेड्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो मैंने सोचा कि आज उनको बुला लें और उनसे बात किया जाए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं शायद आपसे एक बार, और अगर समय मिले तो हम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्कस करें, बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे, तो आज मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हैं अभी शुरुआत में। तो बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और आपसे पहले तो मैं कहूँगी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप कैसे मतलब ट्विटर पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गैदर किए हैं, बस इसी एकदम इंफॉर्मेशन हैवी कंटेंट के साथ। तो हरिंदर नाम तो मैंने पहले जो उसको शुरुआत की थी ट्विटर पे, तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैन्युफैक्चरिंग को लेके। बट एक बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि फोर्ड ने अपनी हाँ, प्लांट इंडिया में बंद कर दी है। राइट तो राइट। उसके बाद एक बहुत आउटरीच हुई कि दैट सिंस 2014 बिफोर फोर्ड, जनरल मोटर्स ने अपना प्लांट क्लोज बंद किया था हम्म। एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्ड। तो बहुत गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ दैट शेवरले ने भी किया था, राइट? या जनरल मोटर्स, शेवरले हाँ, वाज पार्ट जनरल ऑफ जनरल मोटर्स। मोटर्स राइट उनका। राइट राइट। तो एक बहुत गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि दे आर, उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, स्पेशली जब से हम्म। मोदी आए हैं उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है एंड कंपनीज आर लिविंग इंडिया। सो आई ट्राई टू डिग डीपर। मैंने सर्च करनी शुरू करी तो पता चला कि ऐसा है नहीं। फोर्ड या जनरल मोटर्स के इंडिया छोड़ने के रीजंस ये थे कि वो मार्केट को समझ नहीं पा रहे थे। हम्म। ओ हाँ, फोर्ड हो हार्ली या फिर, डेविडसन एक और कंपनी थी जिसमें आउटरीच हुआ था। अब तो वापस आ गई है, पर उस समय हुआ था। बट हार्ले डेविडसन के केस में क्या था कि हार्ले डेविडसन वाज वेरी प्रीमियम मोटरसाइकिल। हार्ले हम्म। डेविडसन लॉस्ट टू, हार्ले डेविडसन का केस अगर आप देखेंगे तो हार्ले डेविडसन लॉस्ट टू रॉयल एनफील्ड एंड इन देयर ओन राइट। कंट्री, in their बिल्कुल own बिल्कुल। country, in United States only. They're राइट। globally being beaten by Royal Enfield. हम्म। So I started digging. तो पहला जो मुझे ट्वीट मिला दैट वाज अशोक लेलैंड। उन्होंने, अशोक लेलैंड ने अपनी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करी थी इन हम्म। विजयवाड़ा। तो आई स्टार्टेड डिगिंग डिगिंग डिगिंग, मेरे को धीरे धीरे और चीजें मिलती गई। सो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि थिंग्स आर नॉट दैट बैड, इतना पोर्ट्रे किया जाता हम्म। है। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू थिंग्स लाइक कि सेबी का एक रूल था कि जब भी कोई कंपनी अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रही है, दे हैव टू गिव फाइल एंड फाइल विद द एक्सचेंजेस दैट वी हैव स्टार्टेड दिस यूनिट एट दिस प्लेस। सो मैंने वो कलेक्ट करने शुरू किए। तो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि कंपनीज आर इन्वेस्टिंग। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ होप्स जो मतलब मीडिया में लेफ्ट लीडिंग मीडिया, कांग्रेस पार्टी से एफिलिएटेड लोग जो ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो नहीं रही। इट्स तो एक इट्स पॉलिटिकल एंगल था, पर डेटा उसको मतलब कोई सपोर्ट नहीं करती थी। डेटा तो प्राइम मिनिस्टर खुद कहते थे कि लाइक, जब वो कहते थे कि एफडीआई इतनी आ रही है, बट प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, लोग लोग तो मान जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो भी डेटा देते हैं वो मिनिस्ट्री से आता है, सरकारी डेटा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है। हम्म। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपको होता है यार कि पता तो करूँ कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से है। तो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, तो मेरे को बहुत सी चीज़ें पता चली। तो इट वाज राइट कि प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। एंड इफ यू सी, नॉन बीजेपी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा गई है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इन तीन तीन या चार स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रही है, डिस्पाइट यहाँ हम्म। पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। एंड दीज हम्म। पीपल आर
क्रिटिसाइजिंग मोदी की ही इज नॉट गिविंग मैन्युफैक्चरिंग, जबकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं स्टेट्स में जाती है। पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिसी की वजह से शायद उनका पॉइंट सही है, क्योंकि बिजनेस करने वालों पर एंड ये एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, पर बिजनेस करने वालों के लिए पॉलिसीज भारतवर्ष में काफी ज्यादा, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी बोल सकते हो, और इन अ वे हानिकारक भी है फॉर बिग बिजनेसेस, क्योंकि गौतम चिकरमाने की भी एक को रिटन को ऑथर्ड रिपोर्ट भी आई थी जेड फॉर डूइंग बिजनेस वाली, क्योंकि पॉलिसी वगैरह इतनी ज्यादा माइन्यूट लेवल पे जाती है बट वेग रहती है, तो कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकती है। तो वो एक्चुअली में अफेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कि यहाँ के छोटे मोटे बिजनेसेस एसएमईज को शायद ज्यादा मैन्युफैक्चर कर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये पॉलिसीज, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल व्यू सही है? एमएसएमईज के लिए प्रॉब्लम है, जी दे आर वर्किंग ऑन वेरी स्क्वीज्ड मार्जिन्स, उनके मार्जिन्स दिन ब दिन स्क्वीज होते जा रहे हैं। आई एम बीइंग कनेक्टेड विद मेरा छोटा सा बिजनेस खुद है, सो आई जी नो जी दैट एमएसएमईज के मार्जिन्स बहुत स्क्वीज होते जा रहे हैं। बट जी जहाँ तक सवाल है कि फर्स्ट थिंग दैट व्हेन मोदी केम, तो फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दैट दे विल रिड्यूस टैक्सेस। टैक्सेस, हाँ हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत हाई थे। हम्म So in the first budget of 2015, Arun Jaitley said that I am going to reduce this to bring this down to 25%, and he started doing it. He certain threshold तक मैं दे देता हूँ, and he started with हम्म 150 crores, then he went to 250 crores. 2019 में एक चेंज आया कि गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस था that they were re-elected again, so they what they did was कि if any new company enters into manufacturing, will bring down the corporate tax to 15% for 5 years. हम्म। एंड एक तो पहली बात वो थी। दूसरा, जब 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो था दैट वाज कंप्लीटली ठप पड़ा राइट था, राइट राइट तो राइट। उसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रा स्पेंडिंग शुरू करी, जिससे डिमांड क्रिएट हुई फॉर राइट। कमोडिटीज लाइक स्टील, सीमेंट, हम्म। रियल एस्टेट में काफी रिफॉर्म्स हुए रेरा के थ्रू। तो जिससे रियल एस्टेट स्टार्ट होता है तो बहुत पूरा एक इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म। रियल उससे चीजें काफी इम्प्रूव हुई। बट पॉलिसी लेवल पे आई अग्री टू अ सर्टेन पॉइंट कि हमारे यहाँ मतलब कहीं से कोई भी चीज आ जाती है और वो इट जस्ट मैसेस अप द होल थिंग। पॉलिसी फ्रेमिंग एक्चुअली बहुत, मतलब सिर्फ सिर्फ इसमें नहीं, सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर जगह पे पॉलिसी फ्रेमिंग की हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ तो जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पॉलिसीज इतनी वेग हैं कि हम्म गवर्नमेंट मतलब जो कंपनीज, हालात ये हैं कि टू व्हीलर कंपनीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं नॉकडाउन किट्स की फॉर्म में, और उसको दिखा देती है कि हमने अपना बनाया है, और अच्छा। गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लेती है। ये राइट दो तीन राइट। कंपनीज अभी पकड़ी गई हैं, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, जो ये एस्टैब्लिश ब्रांड है। आई एम नॉट सेइंग कि ओला जैसा कोई हाँ स्टार्टअप कंपनी है, ये एस्टैब्लिश ब्रांड्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कुछ तो दिक्कत है, अदरवाइज व्हाई वुड दे डू सच थिंग्स। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ R&D के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, राइट। कोई टैक्स में कोई बिल्कुल बिल्कुल। इंसेंटिव नहीं मिलता, तभी इतना सब कुछ है इसका। जहाँ तक एक इन्होंने अच्छा रिफॉर्म किया था, आई आई गेस इट वाज 2020 की बात है, जब इन्होंने एक चीज किया था कि डीक्रिमिनलाइजेशन की थी कंपनीज एक्ट के बहुत से प्रोविजंस में, जिससे हम्म। थोड़ी चीजें इम्प्रूव हुई। सो बट पॉलिसी लेवल पे इवन द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद, बिकॉज क्या होता है कि आपको दो चीज़ों के साथ डील करना है। सेंटर की पॉलिसी अलग है, स्टेट कुछ कहना चाहता राइट है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, एंड इट जस्ट मैसेज अप द होल थिंग। लाइक अगर आप अभी सेमीकंडक्टर्स की बात ले लें, हम्म तो सेमीकंडक्टर्स में वेदांत अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, वेदांता वेंट टू गुजरात, एंड वहाँ पे महाराष्ट्र में ये चीज़ स्टार्ट हो गई कि
ये शिवसेना की गवर्नमेंट, शिवसेना ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने सारे प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिए। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बिजनेसेस का भी और लोगों का भी इफेक्ट होता है, बिकॉज छोटी छोटी पेटी पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, वो बहुत इफेक्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैंने कुछ समराइज टाइप से अगर करूँ तो पॉलिसी फ्रेमिंग में काफ़ी इश्यूज हैं, और जैसे कि एक असेंबली को आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते हैं, सब्सिडी नहीं ले सकते, बट वो किया जा रहा है। और स्टेट और सेंट्रल लेवल के पॉलिसीज में काफ़ी डिफरेंस है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करना चाहती है स्केल पर। एग्जैक्टली। और उसको काउंटर करने के लिए एक चीज अच्छी हुई है जो कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट वो वाला हुआ है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बट वो थोड़े स्मॉल स्केल पे होगा। तो अब चलते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग की कमी है उसको एड्रेस करने के लिए। एक तो जो चीज हुई है वो केपेक्स, जैसा आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो वो कैपेक्स बढ़ा दी गई है लॉकडाउन में, अतिरिक्त तरह से बढ़ाई गई थी, जिसके काफी प्रोटेस्ट्स भी हुए थे उसको लेकर भी, काफी आर्टिकल्स भी आए थे, पर इवेंचुअली जब रिकवरी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी काफी स्ट्रांग हुई, तो पता चला कि वो पैसा इकोनॉमी में वापस आ गया है, और उसके फायदे कई सारे दिख रहे थे। तो इसके अलावा और क्या है जो कि अच्छे हैं, मतलब अच्छा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के उसमें? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज तो थी कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए। राइट। सेकंड थिंग, बेस्ट थिंग वाज हैपेंड टू अस वाज कोविड। एक रियलाइजेशन आ गया कि टू मच डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इंपोर्ट, तो वो दैट कैन प्रूव टू बी हार्मफुल, दैट कैन प्रूव टू बी डेंजरस। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें रियलाइज हुई कि हमने एक चीज़ देखी कि छोटी से छोटी चीज़, पीपीई किट, ग्लव्स, हम्म। वो हम्म। भी हम लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। टेस्टिंग किट्स थी, जो जिस जो चीज़ें, कई चीज़ें बन सकती थी इंडिया में, बट वी वर स्टिल इम्पोर्टिंग। तो ये रियलाइजेशन आ गया ऑल थैंक्स टू कोविड कि आप दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, स्टील सेक्टर के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी शुरू करी। राइट, राइट, आई रिमेम्बर दिस। तो स्टील सेक्टर अगर आप देखो इस टाइम पे, हमारी स्टील कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी है। उस टाइम पे जब 2015 के आसपास स्टील कंपनीज पे काफ़ी बैंक के लोन्स थे, बैंक एनपीएस बहुत ज़्यादा थे। अब पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट भी ठीक है, राइट। स्टील कंपनीज की बैलेंस शीट भी ठीक है। और स्टील जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजिक नीड्स के लिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं बॉर्डर के पास, वहाँ स्टील चाहिए। अब आप उसके अलावा रेलवेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टील चाहिए। और रेलवेज में सबसे अच्छी चीज़ हुई कि रेलवेज में इन्होंने काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में रेलवेज को लेके गए। तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट में रेलवेज को लेके गए, वहाँ से डिमांड बढ़ी। तो मेनली जब तक केपेक्स ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन की स्टेटमेंट थी कि दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ केपेक्स वर्कशॉप। और एक किसी ने उस पे एक इसका कंटेक्स्ट दिया था 2013 वी आर इन फ्रेजाइल 5, in 2022 or 23 we are into this capex cycle। तो दिस वाज द थिंग कि गवर्नमेंट ने खुद एक इनिशिएटिव लिया, खुद स्पेंडिंग करनी शुरू करी, रोड्स की, रेलवेज की, एयरपोर्ट्स की। अगर इफ यू लुक एट इट, एयरपोर्ट्स में आज काफ़ी फर्क पड़ा है। एंड बेस्ट थिंग इज एक नया सेक्टर मर्ज हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मॉड्यूल्स। लाइक वी वर, हम जब 2015-16 में आर solar module manufacturing capacity was 5 to 8 gigawatts. Now हम्म। it's 40 gigawatts. और PLI scheme के बाद it's estimated it will go up to 70 to 80 gigawatts. तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, एट द एंड गवर्नमेंट पहला स्टेप लेती है, उसके बाद हम्म। डिमांड क्रिएट होती है।
अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेगी तो डिमांड क्रिएट होना मुश्किल होगा। हाँ, एक स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप ऑब्वियसली बी2सी तो नहीं कर सकते, उसमें कहीं न कहीं एक जो स्टेट ऑलरेडी नहीं कर रहा है, जैसे शायद चाइना में इतनी वैसे चाइना में सब कुछ ही स्टेट कंट्रोल्ड है, बट कोई और देश में अगर देखें हम तो अ, कोई अगर प्राइवेटाइज्ड मतलब यूएसए में देखें अगर, तो ये सारे सेक्टर्स प्राइवेटाइज्ड है, तो वहाँ से डिमांड जनरेट करना एक मतलब पॉलिटिकल लॉबिंग वगैरह से हो सकती है, बट हमारे देश में जहाँ पे ये सारे सेक्टर्स अनडेवलप्ड थे, वहाँ पे शायद स्टेट इंटरफेरेंस थोड़ा ज़रूरी है, बट उसके बाद वो शायद हट जाए, जिस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत ये अभी तक के तो सिर्फ डाइवर्सिटी एयर इंडिया में हुआ है, बट स्टिल आशा है कि मतलब टेलीकॉम वगैरह में बहुत जल्दी से ये सब भी हो जाए, तो उसमें डिमांड क्रिएशन एंड इंफ्रा एंड कैपेक्स, जनरल कैपेक्स एक्सपेंडिचर के बाद शायद गवर्नमेंट लेट्स इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट है कि R&D स्पेंड कितना होगा। राइट राइट। R&D स्पेंड जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर जो है दैट इज, वहाँ इंडिया इज बेटर देन चाइना। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबली अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। लाइक कंपनीज लाइक स्टेरलाइट, HFCL एंड मेनी अदर कंपनीज, तो वहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, सप्लाई चेन पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, बिकॉज जैसे ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास होता है, वो ग्लास की प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ग्लास थोड़ा बहुत भी इधर उधर इम्प्योरिटी आ जाएगी तो वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जस्ट बीइंग एन एग्जांपल, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, अच्छे पेटेंट्स फाइल हुए, 500 to 600 पेटेंट्स फाइल हुए। वाओ। तो उसमें थिंग्स स्टार्टेड टू लुक गुड। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसा एक प्रोडक्ट है, एंड दैट इज, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट्स अ सेमीकंडक्टर ग्रेड प्रोडक्ट। जी 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 आपको बिल्कुल। पूरा क्लीन रूम फैसिलिटी और ये सब राइट कुछ चाहिए, राइट राइट राइट। एंड लोगों को पता ही नहीं है कि वी आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यही मैं कहती हूँ ना कि आपके थ्रेड्स इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि एक मैंने स्वराज्य मैगजीन में थोड़ा सा फोकस देखा है कि कुछ तो कवर करता है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब का, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत है, और आपके थ्रेड्स में मुझे दिखता नहीं, तो मेन स्ट्रीम कवरेज बहुत कम है। अगर आप सोचे कोई भी और देश में होता या कोई राज्य में होता जो कि नॉन बीजेपी कवर्ड है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें काफी अच्छे से डिस्कस होती। मैंने नोट्स बनाए ऐसी, और यूजुअल नहीं है ऑनेस्टली, मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ हमारे पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग के दौरान, बट इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, हमने बातें करी है कि क्या क्या गलतियां हैं, और दर्शकों के लिए बता दूं कि इनका मैं ट्विटर हैंडल नीचे लिंक करने वाली हूं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे पॉलिसी फ्रेमिंग के बारे में बात करी हमने, और क्या क्या बुराइयां बची हैं, क्या ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, और क्या हो चुका है बेहतर, क्या ठीक काम किया है हमारे लिए, और फिर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, इंफ्रा, कैपेक्स, R&D स्पेंड। अब R&D स्पेंड पे आप जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे दो सेक्टर्स याद आते हैं, जैसे दो सेक्टर्स भी नहीं, आप दो कंपनीज बोल सकते हैं, जैसे इसरो हुआ, और मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन एज अ सेक्टर है, ऑब्वियसली उसमें इसरो ही आता है फिलहाल, और दूसरा भारत बायोटेक एंड एस्ट्राजेनेका, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट के ये जो वेरी रैपिड सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक का जो बहुत रैपिड उनका डेवलपमेंट था वैक्सीन्स के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों, एज वेल एज इसरो के सैटेलाइट्स। तो इसमें आपको लगता है कि R&D स्पेंड अचानक से बढ़ाई गई है या एफिशिएंसी बढ़ाई गई है ऑफ द स्पेंड्स? होता क्या है कि जैसे इसरो का मैं एग्जांपल दूं तो वहाँ ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं, वहाँ आप मतलब ब्यूरोक्रेट ये नहीं कहेगा कि इस फाइल पे इसमें ये चीज़ मिसिंग है, इसमें ये चीज़ मिसिंग है। वहाँ फाइल इतनी जल्दी रोकी नहीं जाती, तो वहाँ
इवन अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है तो वहाँ पे एक टेक्नोक्रेट बैठा हुआ किसी सेक्रेटरी की पोजीशन पे और वो सारी चीजें देख के समझ जाएगा कि ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। साइंस इज अबाउट टेकिंग रिस्क। सेम इन केस ऑफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के केस में ये आधार पूना वाला का स्टेटमेंट है कि जब इमरजेंसी थी तो सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को गवर्नमेंट ने बाईपास कर दिया। हमको रात को भी मैसेज आ हमको रात को भी अप्रूवल मिल जाते थे। हमको रात को 12 बजे भी मेरे को सीरम इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे मिस्टर साइरस पूनावाला, उन्होंने कहा था मेरे को रात को 12 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया है कि अप्रूवल हो गए हैं आपके, आप यू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस जितने ज़्यादा कम हो उतना मैन्युफैक्चरिंग की अच्छा। फॉर एग्जांपल पीएलआई स्कीम में कोई बड़ी सिंपल से उन्होंने स्कीम को डिफाइन कर दिया कि इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, इतना आपको इन्वेस्ट करना है, ये कंपोनेंट है जो आपको मैन्युफैक्चर करने हैं। तो उसमें धीरे धीरे पीएलआई स्कीम में मैंने जो देखा है तो सेक्टर है वाइट गुड्स विच इंक्लूड्स एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स। सो एयर कंडीशनर्स में बहुत सी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर दी। उसमें धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं एंड सेम गोज फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। वहाँ पे भी धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज ने आगे आगे इन्वेस्टमेंट करी। वाइट गुड टेलीकॉम में तो देखिए जैसे हमने हुआवे को बाहर रखा है और बहुत सारे देशों को भी हुआवे के बजाय ऑल्टरनेटिव मिल रहा है इंडिया के थ्रू, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो पीएलआई मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप कुछ साल पहले देखें तो मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे जो बातें होती थी उसमें आपको बहुत ज्यादा एफडीआई एफटीएज दोनों का मेंशन मिलेगा। और अभी कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा पीएलआई, भले कॉन्वर्सेशन ये है कि पीएलआईज आर नॉट एज एफिशिएंट एज इनिशियली पिच्ड और पीएलआईज आर नॉट वर्किंग वेल, कहीं ना कहीं होती है वो डिस्कशंस, कुछ लोगों को के वो ओपिनियंस होते हैं, बट कॉन्वर्सेशन पीएलआई पर है जो कि काफी एक इंडिजिनस तरीका है। पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म के उससे लिंक हो रहा था, जो कि थोड़ी अजीब बात है कंसिडरिंग लाइसेंस राज बिल्कुल अलग तरह से चलता था और ये पीएलआई स्कीम एकदम अलग चीज है। पर ये बातें होती थी और अभी कॉन्वर्सेशन ये सब है ही नहीं। कॉन्वर्सेशन पीएलआई एंड उसका एफिशिएंसी देखना और कौन से सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब सेक्टर्स खुद मांग रहे हैं कि पीएलआई स्कीम हर जगह लागू किया जाए, इवन छोटे से छोटे सेक्टर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट काफी इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड रहा है ये इंफॉर्मेशन साइकिल का। पीएलआई आप हर सेक्टर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जी, तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं? इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है अभी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। आप कॉस्ट कम कर सकते हैं ना। एट द एंड चाइना बीट्स द वर्ल्ड इन कॉस्ट, सो यू कैन इन्वेस्ट इन बिल्डिंग सप्लाई चेन। सप्लाई चेन कैसे बनेगी? आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग एक्सप्रेसवेज एंड थिंग्स लाइक कार्गो टर्मिनल्स। धीरे धीरे अब पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। पोर्ट्स में हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप पोर्ट्स को डायरेक्टली रेलवे से लिंक कर सकते हैं। सी पोर्ट और रेलवे साथ साथ लिंक्ड हैं, तो उससे कॉस्ट कम होती है। एंड एक जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, थिंग्स लाइक दैट, उससे आप कॉस्ट कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाती है। आप हर चीज में पीएलआई नहीं डाल सकते, आप हर चीज में एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं तो इंडस्ट्री को भी अपनी थोड़ा खुद से कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे लोग जो लोकतंत्र
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, वो सबसे कम लोकतांत्रिक भावनाओं को मानते हैं। कारण अगर आप लोकतंत्र में देखें तो लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जबकि एक जो पहले की आदत है, जो माई बाप सरकार बोलते थे, उसकी आदत बहुत ज्यादा पड़ गई कि जब तक स्टेट को ये करता नहीं, इवन छोटी से छोटी चीज, अभी जैसे बहुत सारा वो है कि आउटरीच साइकिल में ये होता है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करती। अब कंटेंट क्रिएशन इज आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू हैंडल, राइट? लाइक उसमें कोई इश्यू नहीं है जहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट को आना पड़े या उनकी सहायता की बहुत जरूरत हो इसमें, बट लोगों को मैदान में कूदना पड़ता है। अब उसको स्केल अप करें जब तक के और इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैंडल करें, तो आपकी जैसे कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब यू अंडरस्टैंड एक एमएसएमई को क्या इश्यूज होंगे, आप उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स कर सकती है। वो डिमांड्स ही नहीं आती क्योंकि कोई शुरू नहीं करता उसको एक बहाना बनाकर कि नहीं गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए। जैसे पीएलआई हर चीज में लगा रहा है, एमएसएमईज में नहीं लग सकती है, जैसे मतलब हर सेक्टर में नहीं लग सकती है। तो पर एक और चीज है जो ये इसको एड्रेस कर रहा है, स्मॉल स्केल पर नहीं है, बट जैसे फर्टिलाइजर्स का इशू है। ऑफ कोर्स ये जो रॉ मटेरियल्स है उसकी अभी दिक्कत है, कारण जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वहाँ से सोर्स होते थे। पर उसके सिवा भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो गए थे, यूपी सरकार ने 3 प्लांट्स शुरू किए थे जो कि कुछ दशक पहले बंद कर दिए गए थे। तो अभी जबकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन मिल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी आई गेस आउटडेटेड है, बट कहीं ना कहीं है वो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे अपनी मेहनत से कर रही हैं। वो भी आई थिंक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक फॉरेन फेयर भी किया था टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे तमिलनाडु से मुझे याद आ गया था स्टेरलाइट कॉपर। वो तो मतलब आप इसमें देखो कि इतना, मतलब दैट वाज around 70 to 80% of copper demand of India was fulfilled by that single factory. And आप उसको ही बंद करवा दिया, and it affected a lot of people. And तो demand is there. अब जैसे फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री के लिए पेपर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला जब ई कॉमर्स सेक्टर इंडिया में आना शुरू हुआ। ई कॉमर्स सेक्टर 2013, 14, 15 में ई कॉमर्स सेक्टर में बूम आया, तो पेपर इंडस्ट्री थोड़ी स्टैग्नेंट थी उस टाइम। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए डिमांड क्रिएट हुई थी, जब पेपर इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग के लिए डिमांड क्रिएट हुई वहाँ से। सेम इज फॉर प्रिंट इंडस्ट्री। प्रिंट इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा मिला। जैसे अब सारी चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। जैसे प्रिंट इंडस्ट्री को और पेपर इंडस्ट्री को अगर मैं साथ में जोड़ के देखूं, एग्जैक्टली मैं वही सोच रही थी कि दोनों। तो अब जैसे प्रिंट इंडस्ट्री है, उसमें इंक बनाने वाले उसको बहुत फायदा मिला। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रो किया, उसमें पैकेजिंग को बहुत फायदा मिला। राइट। कुछ चीजें, मतलब जो सेक्टर्स स्टेट की आई से दूर जाते हैं, जहाँ स्टेट की नजर नहीं पड़ी, वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। जहाँ स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे आईटी सर्विसेज 90s में ऐसे ही ग्रो किया था कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं था, स्टेट के पास कोई लॉ नहीं था, कुछ नहीं था। वी वर मोस्टली सर्विंग फॉरेन क्लाइंट्स। So we saw that we created many companies like TCS exist तो खैर पहले से भी करते थे, बट उनको ग्लोबल क्लाइंट्स मिलने लगे। तो बेटर है कि हमारे देश में बेटर ये है कि लॉ ऐसा बनाया जाए कि हर चीज के में स्टेट के इंटरफेरेंस जितना कम होगा, और या ऑटोमेटिकली कह रहे जो सेक्टर स्टेट की आई से दूर रहेगा,
दैट विल बी वो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। और जहाँ स्टेट जैसे टेलीकॉम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बहुत बीच में इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगा, हमारे टेलीकॉम सेक्टर और अच्छा हो सकता है अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइट करके रखते हैं। स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे आप ऐसे नहीं कर सकते, मर्जर एंड एक्विजिशन पे। तो मेरा कहना तो यही है कि द सेक्टर विच विल एस्केप द आई ऑफ द स्टेट विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स। काफी सही पॉइंट है। जो मतलब दूर रहती है नजर से वो तो मतलब अच्छा कर रही है और उसके काफी उदाहरण आपने दिए भी हैं। पर अगर हम लिथियम माइनिंग की बात करें तो अभी आपको लगता है कि कोई स्कोप है कि ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो इंडिया में इस दशक में या ऐसा कुछ? Not in another 4 to 5 years because पहले आप उसका टेंडर निकालोगे, उसको उससे एक्सट्रैक्शन करना शुरू करोगे, तो इट्स इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक जोन इन जम्मू। वहाँ का क्लाइमेट ऑलरेडी थोड़े जी इश्यूज रहते हैं, एक तो बॉर्डर जी। के सिक्योरिटी इश्यूज है, दूसरा बॉर्डर तो है ही। बट जहाँ भी लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है इट टेक्स लॉट ऑफ वाटर एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। चाइना में वो लोग कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप और यो कॉल्ड मोनार्की कह लीजिए, वन पार्टी कह लीजिए। ऑटोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, मतलब जम्मू में रिलायंस के स्टोर नहीं खुलेंगे, इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। इंडिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, अब एक्सप्लोर हो जैसे जाएगा। ये तो बात है कि हर चीज मतलब हर चीज स्पेशली आगे बढ़ने को बहुत पॉलिटिसाइज करी जाती है। जैसे सिंपल एक रास्ता बनाना हो, किसी को भी पता है, किसी मतलब सोचने वाले जो क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी है शायद इस जमाने में है नहीं, कारण इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि थिंकिंग की स्पेस ले लेती है वो। किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि एक कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटिस्टिक मिल जाती है लोगों को। पर कोई सोचने वाले को पता होगा कि अगर मेट्रो बने या अगर कोई रास्ता बने तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक व्हीकल में जा सकते हैं, कम कार्बन एमिशंस होंगी। पर उसको लेकर कहते हैं कि पेड़ कटने वाला है इसलिए वो हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल ही मतलब उल्टी दिशा में लेगा, हम पीछे चले जाएंगे न। और इतना बड़ा मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश को ये अगर झेलना पड़े तो मतलब हर एक रास्ते हर एक मेट्रो लाइन के लिए, तो फिर तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक है। टू मच डेमोक्रेसी एंड वी कैन ठीक है, it is the best means of government, so we'll handle it, but जो मोदी की भी ऑर्डर एक एंड लिमिट है। chaos होती है वो ऑर्डर नहीं आ रही है, वो chaos काफी रह जाती है कई सेक्टर्स में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि मतलब मैं आपको टायर्स का एक एग्जांपल देता हूँ। टायर्स में जैसे दो चीज़ें लगती हैं, दैट इज रबड़ एंड जी कार्बन ब्लैक। जी। अब कार्बन ब्लैक इंडिया में बनता है, हम्म। रबड़ प्लांटेशन सिर्फ केरला में होती थी, अब राइट कई राइट। जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब टायर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं दैट जो इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्टेड कार्बन ब्लैक है, दैट इज मोर, दैट इज चीप। तो ठीक है, तो दैट इज चीप और क्वालिटी वाइज इट्स इक्वल टू द इंडियन। अच्छा, आप चलो आप क्या करते हो कि उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हो, तो आपके यहाँ टायर कॉस्ट महंगी है बिकॉज आपको महंगा रॉ मटेरियल लेना पड़ रहा है। तो वहाँ से क्या होता है कि चाइना जो फिनिश्ड टायर्स है वो सस्ते करके भेज रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग चीप रॉ राइट। मटेरियल। अब आप अगर कार्बन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाते हो, सस्ता कार्बन इंपोर्ट करते हो, तो आपके जो डोमेस्टिक कार्बन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपको मतलब
बहुत सी कॉस्ट देखनी पड़ती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बिल्कुल, दिस बिल्कुल। कॉस्ट, दैट कॉस्ट। कंप्लायंस की कॉस्ट जितनी कम हो, उससे फ़ायदा होगा। बस इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर होती हैं, वेग होती हैं, डिफाइन नहीं होती, इस वजह से थिंग्स गेट स्टक। बिल्कुल सही बात है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको मतलब ऐसे थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर करूँगी कि आप सोचिए कि पॉलिसी फ्रेमिंग में कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं हो सकता। जो चीज़ एक सेक्टर के लिए काम करता है, वो दूसरी सेक्टर के लिए काम नहीं करता। जो इन एक्सपेंडिचर कोई एक इंडस्ट्री के लिए काम करती है, वो दूसरी इंडस्ट्री में लागू ही नहीं हो सकती। तो कहीं न कहीं मतलब हम ब्लेम हर चीज़ एक ब्लेम गेम नहीं कर सकता, हमें एक हर टाइप से बैलेंस ढूँढना पड़ेगा और क्योंकि पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं हो सकती है ढंग से मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, तो बार-बार बदलती रहती है। उस वजह से ब्यूरोक्रेसी को कैच अप करने में समय लगता है। तो और किसी न किसी का अगर मन बदल जाए, किसी को लगे कि वो ड्यूटी लगाना सही है और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा होगा इससे। फिर दूसरा वाला जब ट्रांसफ़र होके निकल जाएँगे या उनका कोई पोज़ीशन चेंज होगा जो उनके बाद आएगा, तो वो कहेंगे कि नहीं हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है ताकि मार्केट बढ़ जाए और हमें मार्केट फोर्सेस के साथ खेलना पड़ेगा। तो तब तक ये इंडस्ट्री को कैच अप करना पड़ेगा और उसके पीछे भी लॉबीज़ वगैरह होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स बट बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो थोड़ा-सा इस बारे में सोचिए और बिल्कुल हरिंदर जी के ट्वीट्स फॉलो करें। हैरी many happy returns of the day, belated happy birthday थैंक to you. अ बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। यू। आई थिंक आपने सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया, क्या पता इससे भी कोई आर्टिकल निकले कारण मैंने नोट्स बनाए हैं बट किस बारे में होंगे मुझे बहुत सॉर्ट करना पड़ेगा। बट बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने में, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।